हमारे पास अभी दो क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या होता है कि मतलब दोनों वेरिएबल्स आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है कि एक चीज़ इंक्रीज़ कर रही है तो उसका इफ़ेक्ट दूसरी चीज़ पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ऐसे वेरिएबल्स लेंगे। जैसे मैंने बताया था कि वेट्स पाउंड और केजी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो दूसरे की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। ऐसे वेरिएबल नहीं लेने चाहिए। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमें पता है इसमें जो आंसर निकलते हैं y की वैल्यू y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। अगर हमारे पास दोनों वेरिएबल y इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एम वन और एम टू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम एक्स वन और वाई वन के हिसाब से हमारे पास एम वन और एम टू की वैल्यू भी होती है, तभी तो आंसर प्रिडिक्ट करेंगे। पर अगर हमारा एक्स वन और एक्स टू सेम सेम है तो हमारा मॉडल कैसे बताएगा कि M1 की वैल्यू कितनी रखे और M2 की वैल्यू कितनी रखे। तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और सही से वैल्यू M1 की और M2 की वैल्यू नहीं रख पाएगा। पर हमारे पास अगर सिर्फ एक ही M होगा, दोनों M1 और M2, X1 और X2 जो सेम ही थे, एक वेट केजी में एक पाउंड में, अगर दोनों की जगह एक ही कॉलम होगा वेट का, तो हमारी उसकी जो स्लोप होगी वो परफेक्टली प्रिडिक्ट कर पाएगा। इसलिए हमारे पास वेरिएबल इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नेक्स्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज़ होनी चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जैसे कि ये ग्राफ देख लीजिए अभी, इससे आपको समझ आ जाएगा। ये कुछ और बता रहा है पर आप एक बार देख लीजिए। ग्राफ में जो वैल्यू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है कि मतलब नॉर्मली जो नेचर में चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे लोगों की हाइट कलेक्ट करनी है तो उसका हाइट को छोड़ दीजिए, जैसे लोगों की सैलरी प्रिडिक्ट करनी है तो कम सैलरी बहुत कम लोगों की होगी, धीरे 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 सैलरी एवरेज सैलरी लोगों की बढ़ेगी 20-30 हज़ार के आसपास। एवरेज बहुत ज़्यादा लोगों की होगी और 30 के बाद फिर 40 50 60 70 80 1 लाख 2 लाख फिर लोगों की कम हो जाएगी। ये नीचे पॉपुलेशन है। तो ये ही होती होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चीज़ें शुरू में बहुत कम वैल्यूज़ होंगी, एवरेज जहाँ पे आसपास होगा वहाँ पे लोगों की बहुत सारी लोगों की वही सैलरी होगी और फिर धीरे 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 लोगों की सैलरी कम हो जाएगी। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन अच्छे से वर्क करता है। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब आपकी वैल्यू ऐसे स्लोप नहीं आ रही, आपको बिल्कुल फ्लैट टाइप का कुछ है, तो उसमें आपको इस जो अपना डायग्राम है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय एक्सपोनेंशियल या फिर लॉग नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। एक्स एक्सपोनेंशियल क्या होता है? ई की पावर, मतलब जैसे अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत फ्लैट है, मतलब पॉपुलेशन 10 लोगों के भी इतने नंबर है, 15 लोगों के भी, 20 के भी, मतलब जो लोगों के मार्क्स है लगभग 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 सेम ही है, मतलब आपका जो पीक बननी चाहिए वो ऐसे नहीं बन रही। तो आप इसमें क्या करोगे, इसका एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन कर लोगे। मतलब 0 लोगों की एवरेज सैलरी, 100 लोगों की एवरेज सैलरी मतलब 1000 है, तो 100 की 100 की सैलरी समझ लो इतनी एवरेज आ रही है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि 100 के बाद 1000 ले लेंगे, 1000 के बाद 10,000, मतलब इंक्रीजिंग होगा, 10 की पावर में इंक्रीज होगा। और डिक्रीज होगा वो भी 100 के बाद, यहाँ पे 99 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 10, 10 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 1/10, फिर 1/100। मतलब जो इसका जो नीचे का जो लेवल होता है, जो नीचे वाला ग्राफ होता है, ये चेंज होके इसमें एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ आ जाएंगी, ताकि जो फ्लैट सरफेस थी वो ऐसे स्टीप हो जाए। और अगर हमारे पास बहुत लंबा ऐसे स्टीप वैल्यू है कि जहाँ पे एवरेज यहीं पे बिल्कुल पास में यहीं पे ही सारी वैल्यूज़ इकट्ठी हो गई हैं, सबके मार्क्स जैसे 10-10, 20 में से सबके मार्क्स 10-10 10-10 आए हैं, किसी के बहुत कम, जो स्प्रेड है वो बिल्कुल एवरेज के पास है, तो हम उसमें लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, ताकि बिल्कुल बिल्कुल जो इसका जो बेस था एक्सपोनेंशियल के बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। और तो जो पीक थी वो एक्सपोनेंशियल के अपोजिट हो जाएगी और हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आप इसमें नेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉग नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो फीचर होते हैं। फीचर्स मतलब जो कॉलम्स हमारे पास होंगे, जैसे हम मुझे प्रिडिक्ट करना है, मेरे पास एक एप्पल है, उसका कलर कितना रेड है, उसका वेट कितना है, और उससे फिर मैं प्रिडिक्ट करूँगा उसका प्राइस कितना है। ऑब्वियसली एप्पल को जाके देखते हैं तो अच्छा लाल रंग का अच्छा है तो ज़्यादा कीमत होगी,
और हैवी भी है, बड़ा भी है, छोटो वोटो नहीं है, तो भी उसकी कीमत ज़्यादा होगी, उसी हिसाब से उसका रेट प्राइस होगा। अब ये बोल रहा है कि जो वैल्यूज़ हैं वो स्केल्ड होनी चाहिए। स्केल्ड मतलब जो उनके कॉलम में जो आंसर्स लिखे हुए हैं, इसका वेट का आंसर लिखा हुआ है, उसकी रेड कितना है उसका आंसर लिखा हुआ है, कितना कितना रेड है, वो दोनों वैल्यूज़ सेम सेम इक्वल इक्वल पैरामीटर्स में होनी चाहिए। मतलब 0 से लेके 1 के बीच में होनी चाहिए, या फिर 100 से लेके 0 के बीच में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक की वैल्यूज़ तो थाउजेंड्स में है, 1000 है, 10,000 है, 11,000 है, 1 लाख है, और एक की वैल्यू 0.1 है, 0.0 है, 0.1 है, 0.0 है। ऐसे नहीं होनी चाहिए, दोनों सेम लेवल में सेम स्केल्स में होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो आंसर होता है वो ग्रेडियंट डिसेंट के द्वारा यहाँ पे प्रिडिक्ट किया जाता है ना, तो ये धीरे 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 सब वैल्यूज़ प्रिडिक्ट करता है कि थोड़ी सी वैल्यू कम कर दो, थोड़ी सी वैल्यू कम कर दो। तो अगर आपके दोनों लेवल्स अलग अलग पैरामीटर्स में होंगे, तो एक की वैल्यू जैसे 1000 से इसने करके कर दी, 1000 से लेके 10 माइनस कर दी, और दूसरे में भी 10 माइनस किया, तो उसको पता चलेगा जो 1000 में से 10 माइनस किया तो कोई फ़र्क नहीं आया, पर 0.1 में से 10 माइनस कर दिया तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। तो कैलकुलेट इजीली कर नहीं पाएगा ये कि किस में से क्या माइनस करना है। ऐसे केस में जहाँ पे ग्रेडेड डिसेंट यूज़ होता है, वहाँ पे हमें फीचर स्केलिंग यूज़ करनी होती है, ताकि जो दोनों लेवल्स हैं, जो सारे कॉलम्स हैं, उनकी वैल्यू एक ही रेंज में लाई करे, ताकि हमारे ग्रेडियंट डिसेंट को ईज़िली आसानी हो लोकल मिनिमम तक पहुँचने के लिए। तो उसके बहुत सारे मेथड है, जिसमें से दो एक मेथड है मिनी मैक्स नॉर्मलाइजेशन। मतलब इसी एक ऐसा फीचरिंग टूल है कि सारी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में हो जाती है। उसका फॉर्मूला होता है जो भी आपका आंसर है। जैसे मेरा एक एग्ज़ाम है 10 नंबर का, सभी बच्चों का एग्ज़ाम है, सबके मार्क्स 0 से लेके 10 में आए, और हमारा काम है सबके मार्क्स 0 से लेके 1 के बीच में पुट कर देंगे। तो जितने ही मार्क्स हैं, सपोज़ मेरे 7 आए हैं, तो 7 माइनस मिनिमम मार्क्स इसके हैं, सपोज किसी के 2 आए, तो 7 माइनस 2 5 डिवाइड बाई मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम 10 माइनस मिनिमम 2, तो 10 माइनस 2 8 हो गया, और यहाँ पे 7 माइनस 2 5 5 बाई 8, तो 5 बाई 8 0 से लेके 1 के बीच में ही लाई करेगा। ऐसी सारी वैल्यूज़ यहाँ पे डाल के देखो, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम माइनस मिनिमम है, तो सबसे ज़्यादा नंबर होंगे माइनस सबसे कम नंबर होंगे, वो नीचे आ जाएगा, और ऊपर नॉर्मल मार्क्स माइनस मिनिमम नंबर, तो ये वाला वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी ना, क्योंकि हम मैक्सिमम है और यह नॉर्मल है। ज़्यादा से ज़्यादा ये वाली वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम के बराबर, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाई मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो 1 हो जाएगा। या फिर एक्स की वैल्यू हमेशा कम रहेगी, कम रहेगी तो इसका ओवरऑल डिवाइड करके आंसर भी कम रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसका आंसर 0 हो सकता है। तो इस मेथड को लगा के सारी वैल्यू कॉलम में सारी वैल्यूज़ 0 से लेकर 1 के बीच में लाई हो जाएगी। ऐसे ही दूसरा प्रोसेस होता है स्टैंडर्ड स्केलर, इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं सारी वैल्यूज़ को, जैसे ये हमारे पास एक ये स्टैंडर्ड स्केलर लगाने से पहले एक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें एवरेज जो है उसकी सैलरी का वो है 60, और ये है डिस्ट्रीब्यूशन -10 पे इतने लोगों का आंसर है, 0 पे इतने लोगों के मार्क्स इतने आए हैं, 10 10 लोगों के मार्क्स 60 आए हैं, इतने 20 लोगों के मार्क्स इतना आए हैं, 30 लोगों के ये ऐसे इतने मार्क्स आए हैं। तो अब हम एक सेकेंड, तो स्टैंडर्डाइजेशन में होता है हमारे पास, जैसे एक ग्राफ है, इसमें एवरेज मार्क्स हैं 10, कितने ये है नंबर ऑफ पॉपुलेशन, कितने लोगों के मार्क्स 10 आए हैं, मतलब 60 लोगों के मार्क्स 10 आए हैं। 0 मार्क्स कितने आए, इतने 30 लोगों के, -10 तो किसी किसी के भी नहीं आए, और ऐसे 30 मार्क्स भी किसी के नहीं आए। 10 मार्क्स 40 स्टूडेंट्स के आए हैं, 20 मार्क्स, सॉरी 20 मार्क्स 40 स्टूडेंट के आए हैं, 10 मार्क्स 60 स्टूडेंट्स के आए हैं। तो एवरेज क्या है यहाँ पे मार्क्स का, 10 एवरेज है। तो इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, सभी लोगों का एवरेज ज़ीरो कर देते हैं, जितना भी एवरेज है उसको ज़ीरो बनाना होता है। तरीका क्या है स्टैंडर्डाइजेशन का, कि सभी जो भी आपका एवरेज है उसको तो कर दो ज़ीरो, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब उसका फैलाव, आंसर का वैल्यू कहाँ कहाँ तक जा रही है,
तो उसका फैलाव जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसको कर दो 1 के इक्वल। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का मतलब होता है कि आपकी 66% वैल्यू 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे आ जाए। वो मैं आपको बाद में नॉर्मलाइजेशन में बताऊंगा। पर आप देखिए कि हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें एवरेज वैल्यू 10 है और ये इसका स्प्रेड यहाँ तक जा रहा है -10 से लेके 30 तक। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे एक ऐसे कॉलम में जिसमें एवरेज वैल्यू होगी सबकी ज़ीरो। ज़ीरो कैसे आएगी? सारी वैल्यू में से एवरेज माइनस एवरेज वैल्यू को, जैसे सब बच्चों के जितने मार्क्स आए हैं समझ लो सबके 10 एवरेज मार्क्स आए हैं, टोटल 50 नंबर का पेपर होगा, हाईएस्ट 30 आए हैं, किसी के -10 भी आया है नेगेटिव मार्किंग, पर एवरेज वैल्यू आंसर सबके आए हैं 10। तो सबके मार्क्स में से अगर हम 10 माइनस कर देंगे तो एवरेज क्या रह जाएगा सबका? टोटल एवरेज क्या आएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसे ही सब में से हमने माइनस कर दिया एवरेज को, सबके आंसर आ गए ज़ीरो। उसके बाद क्या हुआ, पर जो स्प्रेड है वो तो यहाँ तक 30 से मैं लेके -10 तक रहेगा ना, तो उसमें जितना भी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के डिवाइड के बाद हमारे पास पता चलता है कि जो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में 66% वैल्यू आ जाती है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में अप्रोक्सीमेटली 95% वैल्यू आती है, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में 99% वैल्यूज आ जाती हैं। तो इसको करने से होता है कि हमारा जो आंसर होता है वो लगभग ज़ीरो के आसपास होता है। कुछ वैल्यू 66% की वैल्यू -1 से 1 तक रहती है, 95% वैल्यू -2 से लेके 2 के बीच में ही रहती है, और कुछ कुछ वैल्यू 3 भी पहुंच जाती है, पर रेयरली, मतलब सबकी वैल्यू का आंसर आएगा 0 0 0.1 0.5 1, बहुत कम का आएगा 1.2, और 2 भी हो जाएगा किसी किसी का। तो मैक्सिमम वैल्यूज़ का आंसर ज़ीरो ही रहेगा। इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्डाइजेशन। इसका तो हमें पता चल गया। फीचर स्केलिंग का क्या काम होता है कि सारी जो कॉलम्स में हमारी वैल्यूज़ हैं वो आसपास या तो 0 के 1 के बीच में सबको वैल्यू लगा दो, या स्टैंडर्डाइजेशन कर दो ताकि सारी वैल्यू 0 के बराबर आए, ताकि सबका स्केल एक ही रहे। ऐसा ना हो कि आप वेट जो है वो तो मिलीग्राम में कर रहे हो, एप्पल का 10,000 मिलीग्राम 150 मिलीग्राम, और उसका साइज़ लिख रहे हो, हाइट को लिख रहे हो मीटर्स में, 0.001 मीटर, 0.002 मीटर। ऐसी एक वैल्यू तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एक बहुत कम हो जाएगी, कैलकुलेशन करने में बहुत मुश्किल पड़ जाएगी हमारे स्टैंडर्ड ग्रेडियंट डिसेंट को, क्योंकि इसको स्लोप वो किसको वैल्यू को कम करेगा, एक को कम करेगा और दूसरे को भी इसी स्केल पे कम करने की कोशिश करेगा, तो वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाएगा। इसलिए इसका यूज़ होता है। ओके, तो अब आते हैं हम इसकी। अच्छा, अब हमारे पास ये लीनियर मॉडल था ना, पहले तो हमने क्लासिफिकेशन मॉडल पढ़ा था, उसमें तो हमें पता चल गया था कि इसकी एक्यूरेसी निकालने का क्या तरीका होता है कि करेक्ट आंसर डिवाइड बाय टोटल आंसर निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा 95% वैल्यू तो करेक्टली इसने जज करी हैं, और कुछ मिस्टेक्स हैं। मिस्टेक्स क्या हैं? ये 2 मिस्टेक्स हैं, और बाकी इसने करेक्टली प्रिडिक्ट किया है। पर रिग्रेशन में कैसे बताएंगे? इसमें तो कोई वैल्यू होती नहीं, यस और नो तो होता नहीं। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, एरर को मीन स्क्वायर एरर से कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई एवरेज मीन स्क्वायर एरर मतलब रियल में इसकी वैल्यू कितनी थी, प्रिडिक्ट की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू कितनी है उसका स्क्वायर। इसको बोलते हैं, छोटे से इस कॉलम को बोलते हैं मीन स्क्वायर एरर। पर हम अगर 15-20 मॉडल नए नए बनाएंगे, हर एक वैल्यू से बताएंगे, तो सबका मीन स्क्वायर एरर अलग अलग आएगा। उससे हम ये तो जज नहीं कर पाएंगे कि कौन सा मॉडल बेहतर है कौन सा ख़राब है। मीन स्क्वायर एरर तो ये बताया ना चीज़ों में एवरेज कितना है, गलती कितनी है। पर हर एक, जैसे आपको समझाते हैं कि मार्क्स जैसे बच्चों के आ रहे, जैसे मेरे मार्क्स आ रहे हैं, एक में 10 आए हैं, एक में 9 आए हैं, एक में 10 आए हैं, पर आपको ये ना बताओ वो 10 किस में से आए हैं, 1050 में से आए हैं या 10 100 में से आए हैं। वो आपको ना पता चले, आपको बस सिर्फ वैल्यू पता चले कि मार्क्स 10 आए हैं, 50 आए हैं, 1000 आए हैं, तो आप कैसे बताओगे कि ये आंसर बिल्कुल सही है, अच्छे मार्क्स आए हैं, ख़राब मार्क्स आए हैं। तो इसके लिए होता है हमारे पास परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए, टू नो द परफॉर्मेंस इन रिग्रेशन मॉडल वी कांट यूज़ एक्यूरेसी को यूज़ कर ही नहीं सकते, hence we use mean square error, but mean square error also fails to give the performance of a model. Still low mean square error is good. मॉडल की परफॉर्मेंस तो बता नहीं पाता वो बाकी मॉडल से कैसी है, पर हाँ अगर आपके पास वही मॉडल की परफॉर्मेंस 3 4 जगह से आ रही है, तो
मॉडल में मीन स्क्वायर एरर कम है वही हमारा मॉडल बहुत अच्छा है बाकियों से। तो मीन स्क्वायर एरर क्या, मीन स्क्वायर एरर का यूज़ करके हम इसकी परफॉर्मेंस निकालते हैं जिसका नाम है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर वैल्यू, आर स्क्वायर वैल्यू का मतलब होता है 1 - सम ऑफ मीन स्क्वायर एरर डिवाइड बाई वाई आई माइनस वाई कैप स्क्वायर। ये होता है कि मीन स्क्वायर एरर तो आपको प्रिडिक्ट करेगा ना यहाँ पे कि आपका जैसे घर था, घर का एरिया इतना है तो उसका प्राइस इतना होगा, इसका इतना होगा, इतना इसका इतना होगा, इसका इतना होगा। अच्छा मॉडल बनाना है कि किसने एक्चुअल प्राइस तो ये था पर इसने इसके आसपास ही प्रिडिक्ट करा है तो एरर बहुत कम होगा। पर एक यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक नकली डमी मॉडल को जिसकी हमेशा प्रिडिक्शन एक ही होती है कि जितने भी घर हैं के प्राइस की आंसर है उन सब का एवरेज। मतलब हमारे पास 100 घर है और सबकी प्राइस का एवरेज 10 लाख है तो इसके सारे आंसर आते हैं 10-10 लाख। और हमारा ये मॉडल तो अच्छा है, ये तो जैसे किसी का 7 लाख होगा तो 7 लाख 1,000 बताएगा। किसी की वैल्यू 6 6 लाख होगी किसी घर की तो ये वैल्यू बताएगा 6,10,000। तो इसका वैल्यू तो बहुत कम आएगी। पर ये जो डमी मॉडल है हमारा नकली मॉडल है वो तो सबका आंसर 7-7 बताएगा। तो इसका एरर बहुत ज़्यादा आएगा तो ये वैल्यू कम होगी और डमी की ज़्यादा होगी। डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से बहुत कम होगी और 1 - बहुत कम वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 1 के पास आएगा। जितना आंसर 1 के पास आएगा उसका मतलब इतना ही एरर हमारा एक डमी मॉडल से कम है। तो जितना एरर हमारा कम होगा उतना ही पूरे मॉडल की वैल्यू 1 के पास जाएगी और जितनी 1 के पास वैल्यू होगी उतना ही हमारा मॉडल अच्छा है। आर वैल्यू की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी और जितनी आर की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही हमारा मॉडल अच्छा होगा। तो ये कंपैरिजन करने का रिग्रेशन में हमारे पास मेथड होता है आर स्क्वायर। अच्छा, अगर इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, अगर मॉडल और कॉम्प्लेक्स हो जाए मतलब एप्पल के साइज़ के साथ, एप्पल के वेट के साथ, एप्पल का कलर के साथ, उसकी डंडी कितनी मोटी है, उसके बीज कितने हैं, वो देखने में थोड़ा पिचकू है या फिर सॉलिड लग रहा है, कश्मीर से आया कहाँ से आया, सब्जी बेचने वाले के पास और कितनी कितनी सब्जी है, फ्रेश है या नहीं, इतने सारे कॉलम्स भर देंगे तो क्या होता है उससे, व्हेन फीचर्स या फिर कॉलम्स बाय एडिंग इम्प्रॉपर फीचर्स, अगर बहुत सारे फालतू के फीचर्स भर भर देते हैं तो परफॉर्मेंस ऑफ डमी मॉडल डिक्रीज। जो डमी मॉडल की परफॉर्मेंस होती है उसको तो एवरेज निकालना है, फालतू कितनी सारी चीज़ें भर गई हैं तो इसकी जो परफॉर्मेंस होती है, इसका जो एरर होता है, जिसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। मतलब इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो हमें लगता है कि आर स्क्वायर की जो वैल्यू होती है इंक्रीज, एक सेकेंड, तो हमारे पास जैसे डमी वेरिएबल आ जाता है तो उससे क्या होता है, डमी जो अनइम्पॉर्टेंट फीचर्स आ जाते हैं, बहुत सारे अनइम्पॉर्टेंट फीचर आ जाते हैं तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा हमें लगता है कि फालतू के फीचर ऐड करने से डमी मॉडल की परफॉर्मेंस बहुत बेकार हो जाती है तो टोटल आंसर में आर की वैल्यू बढ़ने लग जाती है। तो हमें लगता है अरे वाह, अनइम्पोर्टेंट फीचर डालने से हमारा मॉडल की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, मतलब हमारा मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग गया। हम सोचते हैं वाह इन सारी फालतू की चीज़ों के लिए हमारे मॉडल में ऐड कर लो, पर ये गलत बात है। इसको कंपनसेट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ताकि जो डिनोमिनेटर है वो छोटा हो जाए। इसमें हमने फ़ीचर भी डाल दिए, जैसे अगर आप फ़ीचर फालतू के ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, क्योंकि इसको नहीं करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे बड़ी हो जाएगी। इसको काउंटर, इसको जितनी बढ़ गई है इसको काउंटर इफेक्ट करने के लिए हम इसकी वैल्यू को छोटा कर देते हैं ताकि रिज़ल्ट नॉर्मल रहे, फालतू में ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो, हमें ऐसा अंदाज़ा ना लगे कि फालतू की चीज़ ऐड करने से हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस बेटर हो गई है। ठीक है, अब हम समझते हैं लेसो। लेसो लीनियर रिग्रेशन का ही पार्ट है, लेसो एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है कि जैसे हमें पता है ना, कॉस्ट फंक्शन था कि हम दोनों के एरर को माइनस करके उनका स्क्वायर करके देखते थे, 1/2m ये हमारा कॉस्ट फंक्शन था कि देखते थे कि एरर ये वाला वैल्यू कम से कम हो, ऐसी लाइन प्रिडिक्ट हो जाए कि जहाँ पर ये वैल्यू कम से कम हो। पर जैसे ही हमारे पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं
हमने तो ग्राफ एक फीचर का बताया था ना, प्राइस का, किसमें लाइन ड्रॉ हो जाती है। ऐसे ही हमारे पास जो 50 60 70 100 फीचर्स हो जाते हैं, तो ऐसे ही हर डायमेंशंस में एक एक लाइन ड्रॉ होने लग जाती है कि यहाँ पे ये वाली स्लोप अच्छी है, और इस फैक्टर में, प्राइस वाले फैक्टर में ये वाली लाइन अच्छी है, और हमारे पास एप्पल के साइज़ के लिए ये वाली लाइन अच्छी है, और इसके लिए ये वाली लाइन अच्छी है। तो सब जगह ऐसे 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 लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो उससे क्या होता है, व्हेन नंबर ऑफ फीचर आर वेरी हाई एंड मैनी आर अनइम्पोर्टेंट। बहुत सारे तो फालतू के फीचर हैं कि अखबार उसने जो एप्पल के ऊपर रखा रखा था वो अच्छा था या नहीं था, अब उससे क्या फ़र्क पड़ता है एप्पल का प्राइस क्या है। पर ऐसे अनइम्पोर्टेंट फीचर डालने की वजह से मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स होता है ना। तो y इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस वाई इज इक्वल टू एम टू एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल टू एम थ्री एक्स थ्री, पर वाई इज इक्वल टू एम फोर एक्स फोर, ऐसे लंबा लंबा चलता जाता है, तो मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आंसर निकालते हैं हम, तो आंसर बिल्कुल सही नहीं आ पाता, क्योंकि एम की वैल्यू को प्रिडिक्ट करने में इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो आंसर बिल्कुल सही बताने में बहुत उसको मुश्किल हो जाती है। तो हमें एक ऐसा तरीका अपनाना था कि जो फालतू की चीज़ें हैं ना, वो सब एकदम हट जाए। ठीक है, फालतू की चीज़ें हट जाए। फालतू की चीज़ें हटने का मतलब एम वन एक्स वन जो हमारे पास वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, यहाँ पे लिखने का देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। फॉर्मूला होता है ना, सी की वैल्यू हमने सिंपलिसिटी के लिए मान ली थी 0। तो y इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री एंड सो ऑन, ऐसे हमारा फॉर्मूला बनता जाएगा। तो अगर यहाँ पर अनइम्पोर्ट, हमें अब क्या करना है, फालतू की चीज़ें हटानी है, तो हमें एक ऐसा मैजिक अपनाना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ भी एक्स की वैल्यू, मतलब जो फीचर्स की वैल्यू है वो बेकार है, मतलब ये अगर हम, एप्पल का वेट है, हाँ तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है। एप्पल का कलर कितना रेड है, ये अच्छा, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। अब एक हमारे पास आया एम एन एक्स एन, इसका अखबार की वैल्यू है कि मतलब उसकी न्यूज़पेपर एप्पल्स पे कैसा लगा रखा है, तो ये तो कोई फालतू का फीचर है। तो हमें चाहिए कि ऐसे एल्गोरिथम हो जो फालतू के फीचर में जो एम है ना, उसको एकदम गायब कर दे, मतलब इनकी वैल्यू ज़ीरो कर दे, मतलब स्लोप की वैल्यू ज़ीरो कर दे। तो हमें एक ऐसे एल्गोरिदम चाहिए जो हमारा कॉस्ट फंक्शन को तो कम करे, एरर्स को तो कम करे, पर जो अनइम्पोर्टेंट फीचर है उसमें स्लोप की वैल्यू को भी, जहाँ पे स्लोप बिल्कुल ज़ीरो के आसपास है, एम की वैल्यू वही होती है ना, कि मतलब इंक्रीज़ करने पे हमारा प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, या फिर उल्टा है कि साइज़ अगर कुछ चीज़ अगर बढ़ रही है तो साइज रेट घट जाएगा, मतलब कि अगर वो ज़्यादा सड़ गया तो प्राइस बहुत कम हो गया, इसमें स्लोप उल्टी हो गई ना। ज़्यादा एप्पल सड़ा हुआ है तो उसका प्राइस उतना ही कम हो गया, इसमें एम की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो एम की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो ठीक है, उससे फ़र्क पड़ रहा है आंसर में। पर कहीं कहीं फालतू के फीचर हैं, अखबार कैसा लगा रखा है उससे, या फिर पेटी किस रंग की है, ये फालतू के फीचर्स में हमारे एम की वैल्यू हो जानी चाहिए ज़ीरो। तो उसके लिए है, कॉस्ट फंक्शन में स्लोप भी ऐड कर दो, कि मतलब हमारा ऐसा कॉस्ट फंक्शन हो जिसमें ये भी कम से कम हो और इसकी भी कम से कम वैल्यू रहे। अब हमारा जो कॉस्ट फंक्शन होगा वो ट्राई करेगा, पहले तो बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन बना रहा था। एग्जैक्ट लाइन कहाँ पे होती है कि सारे आंसर बिल्कुल ठीक आ जाए, ये दिखाता हूँ मैं। पहले तो बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन बना रहा था ताकि ये सारे एरर्स कम हो जाए। अब इन एरर्स के साथ साथ इस स्लोप की भी वैल्यू यहाँ पे ऐड हो गई है। तो मतलब अब हमारा मॉडल क्या करेगा, ये वाली लाइन की जगह ये पसंद करेगा, जैसे ये बेस्ट फिट लाइन है ना, तो अब हमारा मॉडल करेगा कि ऐसी वैल्यू जिसमें एरर भी कम हो और स्लोप की वैल्यू भी कम हो जाए। तो सारी जो वैल्यूज़ होंगी वो थोड़ी थोड़ी सी टिल्ट हो जाएंगी, थोड़ी थोड़ी सी ऐसे टिल्ट हो जाएंगी, हॉरिजॉन्टली हो जाएंगी सारी वैल्यू। क्यों, क्योंकि हमें इसकी भी तो वैल्यू कम चाहिए, ऐसी वैल्यू जिसमें सबका आंसर कम हो, तो मतलब ये भी थोड़ा कम हो, ये भी थोड़ा कम हो, ये ज़्यादा हो गया और ये कम है तो भी नहीं चलेगा, थोड़ा सा ऐसा एडजस्ट हो जाए कि ये भी कम ये भी कम। फ़ायदा इसका ये होगा, अच्छी जगह तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू स्लोप कितनी रहेगी, हल्की सी कम हो जाएगी। पर जो फालतू फालतू के फीचर्स थे वहाँ पे स्लोप की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि स्लोप की वैल्यू कम करनी है तो इसका ऐसा फंक्शन बन जाएगा ये
ताकि फालतू जगह पे जो स्लोप की वैल्यू थी वो एकदम हट के ज़ीरो रह जाए और हम इस फालतू के फीचर्स से फ्री हो जाए, और मॉडल है वो इतने सारे फीचर्स की जगह कुछ ही फीचर्स पे काम करे, जो काम काम के हमारे पास 5-6 फीचर्स है, और उन्हीं से आंसर निकाल के हमें उनकी वैल्यू दे। तो इसमें यहाँ पे स्लोप की वैल्यू का स्क्वायर नहीं है ना, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको बोलते हैं L2 रेगुलाइजेशन, और इसको बोलते हैं L1 रेगुलराइजेशन। तो when no feature are when number of features are very high and many are unimportant, hence we create complexes and we hence creating complexity in linear regression. We add regularization term slope to the cost function called annual regularization. अच्छा, वर्किंग ऑफ लेसो, लेसो कैसे करते हैं वही जो मैंने समझाया था वही लिखा है। नाउ वी कांट परफेक्टली फिट द लाइन, ऐसे बिल्कुल परफेक्टली फिट नहीं करते एज मीन स्क्वायर एरर। स्लोप इज आल्सो एडेड टू कॉस्ट फंक्शन में स्लोप भी ऐड हो जाती है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लोअर स्लोप टू गेट लेस कॉस्ट फंक्शन। एक ऐसी वैल्यू निकालना जिसमें ये भी लेस हो जाए, हमारा एरर भी हो जाए। इससे क्या होता है, ओवर फिटिंग रिड्यूस। ओवर फिटिंग मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट, ये ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ओवर फिटिंग मतलब एग्जैक्टली जो भी आंसर आना चाहिए बिल्कुल उस पर चिपक जाएगा ना वैल्यू, कि भाई ऐसा सेब है, इतने रंग का है और इतने रेट का है, इतने साइज़ का है, तो इसकी वैल्यू बिल्कुल यही बतानी है। और मैं दूसरा सेब लिया हूँ जिसकी हल्की सी चेंज हो वैल्यू और हल्का सा साइज़ चेंज हो, और वो परेशान हो जाएगा, अरे यार इसका तो आंसर हमें पता नहीं। हाँ, अगर आपका एप्पल इतने ही वेट का होता है, 6.2222 ग्राम का होता, तो वैल्यू इतनी होती। आपका तो 6.2223 ग्राम का है, इसकी वैल्यू नहीं पता। तो ऐसा मॉडल को नहीं होना चाहिए, इसको एग्जैक्टली ओवर फिट नहीं होना चाहिए, मतलब जितना वैल्यू दे दी उसी का आंसर नहीं प्रिडिक्ट करना चाहिए, आसपास के माहौल को भी समझ के आंसर बताना चाहिए। ओवर फिटिंग का होता है एग्जैक्टली वैल्यू से चिपक जाना और फिर आंसर बताना, तो वो चीज़ नहीं होती, इसमें वो चीज़ घट जाती है। कोफिशिएंट वैल्यू ऑफ एम रिड्यूस, एम की जो स्लोप की वैल्यू होती है वो रिड्यूस हो जाती है, उससे जो फालतू के जो फीचर्स होते हैं उसमें एम की वैल्यू 1 हो जाती है। ऐसे रिजिड रिज रेगुलराइजेशन होती है, इसमें स्लोप का स्क्वायर हो जाता है। इसमें कोफिशिएंट की वैल्यूज़ रिड्यूस हो जाती है, ओवर फिटिंग भी रिड्यूस हो जाती है। पर यहाँ पर तो हमारे पास कोफिशिएंट्स ही ज़ीरो हो जाते हैं जो फालतू के होते हैं, इसलिए लेसो थोड़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, अब हम आते हैं लॉजिस्टिक रेगुलराइजेशन पे। लॉजिस्टिक रेगुलराइजेशन में रेगुलराइजेशन बस नाम आ रहा है, पर है इसका काम क्लासिफिकेशन का, मतलब इसको बताना है कि स्टूडेंट पास हुए हैं या फेल हुए हैं। पर इसको इसके नाम में रेगुलराइजेशन इसलिए आता है क्योंकि लीनियर रेगुलराइजेशन, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो इनका स्टडी टाइम दे दिया और ये पास और फेल। तो स्टडी टाइम लोगों का, स्टडी टाइम जैसे किसी का 0 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3, 4, 5 5 आवर्स उन्होंने पूरा पढ़ा है, तो बेचारे फेल हो रहे थे। पर कुछ का है 5 आवर्स पढ़ा है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और जिन्होंने स्टडी करी है वो सारे पास वाली कैटेगरी में थे। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा तो वो कुछ ऐसे ड्रॉ होगी। पर ये लॉजिस्टिक फंक्शन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन की जगह इसका फॉर्मूला होता है कि वो ऐसे एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देता है जिसमें ऊपर वाले जो सारे होते हैं वो एक कैटेगरी में आते हैं, नीचे वाले सारे एक कैटेगरी में आते हैं। फ़र्क यही है कि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह कोई दूसरे टाइप का फंक्शन यूज होता है और वो एस डिज़ाइन का होता है, और यहाँ पे ऐसे होता है, और ऊपर वाले जो भी आएंगे वो एक कैटेगरी, नीचे वाली दूसरी कैटेगरी में। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह इसमें फंक्शन होता है 1/1 प्लस ई की पावर एक्स। इसलिए इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहते हैं, क्योंकि बस इसमें वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह ये फॉर्मूला ऐड हो गया। गिव्स आउटपुट 0 और 1, 0 या 1 बता दीजिए कि यहाँ पे नीचे की साइड आंसर है या ऊपर की साइड आंसर है। येस और नो में क्लासिफिकेशन करती है। इट इज़ a classification algorithm as it is modification of linear regression, hence called logistic regression. ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड whether student will pass or fail by giving given data of time of study। टाइम स्टडी का डाटा है तो हमें बताना था बच्चे पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। So it is better to use logistic function than linear to know whether a student will pass or fail। लीनियर में क्या करते हैं, ऐसे एक डेस्टिक लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर कहते हैं अगर बच्चे का 0.5 से कम है तो उनको पास,
पास फेल कर देता है। 0.5 या फिर जितने भी आवर इसकी वैल्यू यहाँ से अगर ऊपर आ रही है तो उनको पास कर देता है, और इस पॉइंट से नीचे वैल्यू आ रही है तो फेल कर देता है। तो लोगिस्टिक रिग्रेशन कहता है कि मैं बिल्कुल परफेक्टली ऐसे फिट कर देता हूँ स्टूडेंट्स को, तो मैं इजीली कैटेगराइज कर पाऊँगा बहुत ही बेटर वे में। तो मेरा मिड पॉइंट लगभग यहाँ पे होगा। ठीक है। कोस्ट फंक्शन इसका वही होता है जैसे लीनियर में था, 1/2m सम ऑफ लॉजिस्टिक फंक्शन का एरर। इस फंक्शन का जो भी एरर होगा इसमें, जैसे इसमें y प्रिडिक्टेड माइनस y एक्चुअल था, इसमें जो इस लॉजिस्टिक फंक्शन का जो भी एरर होगा वो यहाँ पे आएगा। अच्छा अब देखते हैं, एक सेकेंड। तो लोगिस्टिक रिग्रेशन में भी हमारे लीनियर रिग्रेशन की तरह ही कॉस्ट फंक्शन होना चाहिए था, 1/2m सम ऑफ लॉजिस्टिक फंक्शन का एरर। बट ये वाला कॉस्ट फंक्शन यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट है एज h(x), मतलब ये जो कर्व बना हुआ है नॉन कॉन्वेक्स है। नॉन कॉन्वेक्स होने का मतलब कि अगर मैं इसको ऐसे कहीं से भी कट करना शुरू करूँ, कैसे भी कट करूँ, तो ऐसी एक पोजीशन मिल ही जाएगी कि वो 3 जगह से कट कर रहा है। ऐसे फंक्शन को कहते हैं नॉन फंक्शन। और ऐसे फंक्शन का जो ग्रेडियंट डिसेंट है वो नहीं निकाला जा सकता। तो इसलिए ये कॉस्ट फंक्शन भी, ये वाली फंक्शन भी कॉस्ट फंक्शन में यूज़ नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम खुद से समझ के एक नया कॉस्ट फंक्शन खुद से बनाते हैं, जो आपको यहाँ पे अभी तो समझ नहीं आ रहा होगा फॉर्मूले में, पर ग्राफ को देखोगे तो समझ में आएगा। तो हमें एक ऐसा कॉस्ट फंक्शन बनाना है कि अगर हमारा बच्चा पास हुआ है और मॉडल ने भी बता दिया हाँ स्टूडेंट पास है, तो एरर बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए। पर अगर कंप्यूटर ने बताया वो फेल है और असली में भी फेल है, तब भी एरर ज़ीरो होना चाहिए। तो इसको देखेंगे, इज़ y इक्वल टू 1, अगर कंप्यूटर ने प्रिडिक्ट करा स्टूडेंट पास है, और एच ऑफ एक्स मतलब मॉडल ने के अंदर अगर हम एक्स की वैल्यू डालेंगे तो वो भी अगर कह रहा है बच्चा पास है, तो यहाँ पे एरर क्या है, ज़ीरो। पर जैसे मॉडल बताता रहेगा नहीं बच्चे में डाउट लग रहा है, डाउट लग रहा है, और लग रहा है बच्चा फेल होगा, अरे पक्का ही फेल होगा, तो यहाँ पे हमारा एरर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमें एरर को कम करना है और ऐसा आंसर लाना है कि हमारा एरर कम हो जाए। तो इसका ये ग्राफ बन जाएगा। इस ग्राफ का फॉर्मूला होता है, ये लॉग ग्राफ होता है, माइनस लॉग एच ऑफ एक्स। ऐसा ही स्टूडेंट अगर हमारा फेल हुआ है और कंप्यूटर ने भी फेल बताया, तो हमारा एरर होना चाहिए ज़ीरो। और अगर हमारा कंप्यूटर बता रहा है बच्चे के असली में फेल होने पे भी, अगर बता रहा है नहीं डाउट है, डाउट है, तो एरर बढ़ता गया डाउट। और अगर कंप्यूटर ने बिल्कुल ही बता दिया कि बच्चा फेल है और बच्चा पास है और असली में बच्चा फेल था, तो एरर बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो ये जो ग्राफ बना, हमें इसको भी मिनिमम करना है। मतलब हमारे सबकी वैल्यू या तो यहाँ आनी चाहिए या फिर इसमें यहाँ आनी चाहिए। मतलब बच्चा फेल हुआ है तो इसका एरर की वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए, बच्चा पास हुआ है तो एरर यहाँ पे आना चाहिए। तो इन सबको कंबाइन करके हमारा कॉस्ट फंक्शन बन गया -1/2m y इंटू लॉग एच ऑफ एक्स प्लस 1 - y लॉग लॉग 1 - h ऑफ एक्स। ये जो लिखा हुआ है, इन y और y 1 - y को भूल जाओ। ये जो वैल्यू लिखी है ये इसी ग्राफ की वैल्यू रखी है, मतलब ग्राफ की वैल्यू कम होनी चाहिए। यहाँ पे लिख दी, माइनस कॉमन बाहर आ गया, ये लिख दिया log एच ऑफ एक्स, और यहाँ पे लिख दिया माइनस कॉमन बाहर आ गया log 1 - h ऑफ एक्स। इन दोनों ग्राफ की वैल्यूज़ लिख दी। अच्छा जो y लिखा है उसका मतलब ये है, अगर y की वैल्यू ज़ीरो है तो ये वाला ग्राफ तो गायब ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो ये वाला ग्राफ गायब ही हो गया। हम बस इस वाली वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि y की वैल्यू ज़ीरो है तो 1 - 0 1, तो ये 1 हो गया। तो हम ये वाली बात कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। और अगर आपकी y की वैल्यू 1 है तो 1 - y मतलब ज़ीरो, तो मतलब ये वाली वैल्यू तो बिल्कुल गायब हो गई, ये ग्राफ गायब ही हो गया। अब वैल्यू की y की वैल्यू 1 है तो ये तो 1 हो गया, ये भी गायब हो गया, तो हमारे पास सिर्फ ये वाली वैल्यू बची, मतलब ये वाला ग्राफ। और हमें इस वाले ग्राफ की वैल्यू कम से कम करनी है, तो ये हमारा कॉस्ट फंक्शन बन गया। ऐसे ही हमारा कॉस्ट फंक्शन तैयार हो गया। अब हम इससे ग्रेडियंट डिसेंट लगा के हम इसकी वैल्यू बना सकते हैं। अब ये थोड़ा डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें जब हम डीप लर्निंग यूज़ करेंगे तो हम यही कॉस्ट फंक्शन यूज़ करते हैं
लॉजिस्टिक स्टार्टिंग में जो यूज़ करते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला का यही कॉस्ट फंक्शन यूज़ करते हैं। और इसमें जो एरर्स होते हैं हमारे डीप लर्निंग में, एरर्स मतलब एरर कितना, एरर गलतियाँ कितनी हो गई, मतलब मीन्स का एरर जैसे निकालते थे ऐसे ही इसमें एरर निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला ये होता है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस। अगर हम नुकसान निकालना हो, लॉस निकालना हो, और ये दो ही चीज़ों में फ़र्क करना हो, या तो बच्चा पास हुआ है फेल हुआ है, या फ़ोटो बिल्ली कैट की है डॉग की है, दो ही कैटेगरी हैं, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला लगता है। इसको एक तरीके से लिखने का ये मेथड है। और अगर वी कैन आल्सो डू मल्टीपल क्लासिफिकेशन बाय मेकिंग वन क्लासीफायर टू गिव यस फॉर वन कैटेगरी एल्स नो। मतलब अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे या कहीं क्वेश्चन आए, क्या हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ बहुत सारी चीज़ों को क्लासीफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो इसका आंसर है हाँ। पर एक मॉडल एक ही चीज़ को क्लासीफाई कर पाएगा। जैसे अगर आपके पास 5-6 कलर को प्रिडिक्ट करना है, ये रेड है, ग्रीन है, येलो है, वाइट है, तो एक मॉडल सिर्फ एक ही कलर को प्रिडिक्ट कर पाएगा कि या तो ये रेड है या तो ये रेड नहीं है। दूसरा मॉडल क्या करेगा, क्या ये ग्रीन है हाँ या ग्रीन नहीं है। तीसरा, ये पर्पल है या नहीं है। चौथा, ये ऑरेंज है या नहीं है। तो मतलब हमारे पास 4 मॉडल्स को यूज़ करके तब मिला के आंसर निकाल पाएगा। और उसका एरर का ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को समेशन में लिखा है, ये आप इतना छोड़ दीजिए, ज़ीरो और वन वही वैल्यू, वही तरीका है कि मतलब ज़ीरो है ये या वन है, और उसके बाद लॉग ऑफ ये वाई की वैल्यू जो होती है, ऐसे ये फंक्शन दिखा रखा है। जैसे इसकी वैल्यू 1 2 3 है, इसकी कुछ वैल्यू, इसकी कुछ वैल्यू है, और आउटपुट में बता रखा है बच्चा गुड है, बैड है या नॉर्मल है। इसकी ये वैल्यूज़ आ गई, तो ये बाद में डिस्कस करेंगे, इसको छोड़ दीजिए अभी के लिए। पर ये होता है हमारा बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस, और ये होता है हमारा मल्टी मल्टीपल क्लासिफिकेशन में लॉस निकालने के लिए। अच्छा, अब मैं आपसे एक बार कह रहा था ना कि स्टार्टिंग में हमने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था, उसमें हमारे पास परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनी थी, वो मैंने कहा था बाद में बताता हूँ। तो वो टाइम आ गया है क्योंकि अभी आपने बहुत सारी चीज़ें समझ ली हैं। मैं एक बार दोबारा वहाँ पे दिखा देता हूँ, आप कहाँ पे रोका था। यहाँ पर हमने के नियरेस्ट नेबर स्टडी किया था, और उसके बाद हमने एक्यूरेसी निकाल ली थी कि कितने परसेंट हमारे आंसर सही हैं डिवाइड बाई टोटल आंसर। और फिर यहाँ पे एक टेबल आई थी जिसमें हमें दो का तो पता चल गया था कि टोटल करेक्ट आंसर को प्रिडिक्ट हमने सही कर दिया है, और जो बच्चे फेल हो गए थे रॉन्ग आंसर को भी हमने प्रिडिक्ट रॉन्ग सही कर दिया है। और ये दो चीज़ें, दो एरर यहाँ पे थे, दो एरर यहाँ पे थे। अब इसी टेबल को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या है। और यहाँ पे दो चीज़ें और थी, प्रिसीजन क्या होता है, रिकॉल क्या होता है, F1 स्कोर क्या होता है। इन चीज़ों की अभी अब हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसको बड़ा कर देते हैं। ओके, तो जनरली वैल्यू जो होती है हमारी, थ्रेशोल्ड वैल्यू जो होती है कि बच्चे पास किस पॉइंट पे फेल किस पॉइंट पे, वो 0.5 होती है। 0.5 से ऊपर वाले बच्चे पास, 0.5 से नीचे वाले बच्चे फेल। पर ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, बहुत सारे केसेस में हमें वैल्यूज़ चेंज करनी होती है अकॉर्डिंग टू आवर नीड। कि भाई अब अगर कैंसर पेशेंट है, उसका टेस्ट हो रहा है, तो भाई 0.5 वैल्यू तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि हमें चाहिए कि अगर किसका हल्का सा भी डाउट है कैंसर होने का, तो हमें इसको कैंसर घोषित कर देना है। समझ रहे हो ना, अगर किसी को हल्का सा भी डाउट है, किसी का 0.3 वैल्यू भी आ रही है, तो भाई 0.3 वैल्यू बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। तो हमें उसमें थ्रेश होल्ड कर देंगे 0.1 से ऊपर, जिसको भी कुछ भी आंसर आ रहा है उसको यहाँ से निकाल देना है। या तो हम इसमें थ्रेशोल्ड वैल्यू कर देंगे 0.1। 0.1 से ऊपर आपके वैल्यू जा रही है तो आपको कैंसर है ही, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ऐसे अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लाखों बच्चे बैठे हुए हैं और आपको प्रिडिक्ट करना है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए लाखों बच्चे बैठे हुए हैं और आपको प्रिडिक्ट करना है कौन पास है कौन फेल है,
तो उसमें आपके पास 0.99 की वैल्यू हो जाएगी थ्रेशोल्ड की, कि भाई अगर आपके 0.99 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तभी पास होगे, उससे नीचे वाले तो आपका कोई चांस नहीं है ऐसे। तो इसलिए 0.5 की वैल्यू जनरली 0.5 रखते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू, पर इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे। बेस्ट थ्रेशोल्ड वैल्यू हम यूज़ करते हैं ROC AUC कर्व बना के, वो हम पढ़ेंगे। अभी हम ध्यान लगाते हैं अपना कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स के ऊपर। अच्छा, अब एक्चुअल जो वैल्यू होगी हमारी, बच्चा पास होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और प्रिडिक्शन जो हमारी होगी, जो हम तुक्का लगाएंगे, जो हमारा मॉडल बताएगा, वो भी या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। तो हमारे पास चार केसेस निकल के आएंगे। पहला होगा ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव का मतलब प्रिडिक्टेड हमने बिल्कुल ठीक किया है, ट्रू निकला है, और जो वैल्यू थी वो पॉजिटिव है। अगर दोनों चीज़ें नेगेटिव है मतलब हमने ट्रू प्रिडिक्शन तो ट्रू किया है, और असली का आंसर जो प्रिडिक्शन हमने किया है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ट्रू पॉजिटिव प्रिडिक्शन है, ट्रू नेगेटिव प्रिडिक्शन है। नेगेटिव प्रिडिक्शन तो किया है। ऐसे यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव, मतलब हमने प्रिडिक्शन जो की है वो फॉल्स है, और प्रिडिक्शन क्या की है, पॉजिटिव की। मतलब हमने गलती से बच्चे को बता दिया कि वो पास हो जाएगा, पर एक्चुअल में रिजल्ट आएगा तो वो निकलेगा फेल। एक्चुअल में क्या निकलेगा, नेगेटिव, फेल। ऐसे ही ये एक्चुअल में निकलेगा पॉजिटिव। ये प्रिडिक्शन है हमारी पॉजिटिव की, पर वो बच्चा असली में क्या हुआ, फेल। ऐसे ही एक होता है फॉल्स नेगेटिव, मतलब हमने फॉल्स का मतलब प्रिडिक्शन तो हमारी गलत हो गई, और हमने करी क्या, नेगेटिव। हमने फॉल्स नेगेटिव प्रिडिक्शन कर दी, असली में वो बच्चा हुआ है पास। तो ऐसे ये चार कैटेगरीज होती है। अब हम पढ़ते हैं इसमें प्रिसीजन क्या होती है। when you have to be 100% sure that you are sure about the result। जैसे ऐसे केसेस में प्रिसीजन का यूज़ करते हैं, या फिर हमें प्रिसीजन वैल्यू हाई चाहिए होती है, जहाँ पर हम 100% चाहते हैं कि हम बिल्कुल श्योर हों, तभी हम इसको यस बोलें, वरना छोड़ दें। जैसे कि स्पैम डिटेक्शन, बहुत सारे ईमेल्स आए हैं, पर जिस ईमेल में हम 100% श्योर हो कि भाई ये पक्का स्पैम है या नकली मैसेज है, उसको तो हमें कर देना स्पैम में, और बाकियों को जिस पे हल्का सा डाउट है, डाउट का कोई चक्कर नहीं, इसको इनबॉक्स में भेजो। ऐसे केस में करते हैं हम यूज़ प्रिसीजन का, जिसमें मतलब इसमें हमारा बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि सारी वैल्यू ऐसी आनी चाहिए जो ट्रू पॉजिटिव है, सारी वैल्यूज़ ट्रू पॉजिटिव होनी चाहिए, और फॉल्स और फॉल्स पॉजिटिव एक भी नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक भी फॉल्स पॉजिटिव का मतलब हमने गलत प्रिडिक्शन कर दी पॉजिटिव होने की। मतलब हमने गलत प्रिडिक्शन कर दी एक इम्पोर्टेंट मेल, जैसे तुम्हारी ऑफिस से कोई मेल पॉजिटिव, अच्छा कोई इम्पोर्टेंट मेल था, पर हमने इसको भेज दिया स्पैम में। ऐसी कोई गलती आपको नहीं करनी है। ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं प्रिसीजन का। तो फॉर्मूले का इसमें मतलब होता है कि सारी वैल्यू ट्रू पॉजिटिव होनी चाहिए, फॉल पॉजिटिव तो एक भी नहीं होनी चाहिए, ताकि आंसर इसका वन के पास है। ऐसे ही इसका अपोजिट प्रोसेस होता है एक रिकॉल। रिकॉल का मतलब होता है कि आपको जैसे कैंसर प्रेजेंट पेशेंट है, आपको ढूंढना है, छाट छाट के निकालना है कि एक भी छूट ना जाए। प्रिसीजन में था हमें एग्जैक्टली कंफर्म होने पे ही निकालना था बंदों को कि ये स्पैम है। पर रिकॉल में होता है हमें हल्का सा भी डाउट लगे ना किसी को कैंसर है, तो हमें उसको भी प्रिडिक्ट करना है, यस ये इसको कैंसर है। हल या बहुत ज़्यादा कैंसर है तब तो करना ही है, हल्का सा भी डाउट हो तब भी हमें इसको प्रिडिक्ट करना है कि इसको कैंसर है। तो व्हेन यू हैव टू सेलेक्ट दोज हु आर श्योर और डाउटफुल टू फॉल इन दिस कैटेगरी, यू कैन नॉट रिस्क ऑफ मिसिंग इट। एग्जाम्पल, कैंसर पेशेंट को हमें मिस नहीं करना, एग्जैक्टली उनकी वैल्यू बतानी है कि उसको कैंसर है या नहीं है। फॉर्मूला इसका होता है, नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। फॉर्मूला होता है रिकॉल का ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। मतलब हम चाहते हैं कि सारी वैल्यू ट्रू पॉजिटिव हो और कोई भी वैल्यू फॉल्स नेगेटिव ना हो।
मतलब एक एक भी प्रिडिक्शन ऐसी ना हो, एक भी प्रिडिक्शन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमने उसको प्रिडिक्ट कर दिया कि फॉल्स, मतलब उसको कैंसर नहीं है, पर हमारी जो प्रिडिक्शन है वो निकली नेगेटिव। मतलब हमने फॉल्स प्रिडिक्शन कर दी नेगेटिव होने की। मतलब एक्चुअल में था वो पॉजिटिव, एक्चुअल में था उसको कैंसर, पर हमने प्रिडिक्शन कर दी फॉल्स नेगेटिव। उसके नेगेटिव होने की हमने प्रिडिक्शन कर दी जो कि गलत है, मतलब वो निकला पॉजिटिव। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ताकि ओवरऑल वैल्यू 1 के पास रहे। तो कैंसर पेशेंट की पोजीशन में हम रिकॉल कैलकुलेट करेंगे कि इसका रिकॉल कितना है, 1 के पास है या नहीं है। और अगर हमारी प्रॉब्लम होगी स्पैम डिटेक्शन वाली, तो उसमें हम प्रिडिक्ट करेंगे हम अपना प्रिसीजन, कि स्पैम डिटेक्शन वाली प्रॉब्लम है तो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे प्रिसीजन उसका ठीक है या नहीं है, प्रिसीजन की वैल्यू 1 के पास है या नहीं है। बाकी स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।